ओके स्टूडेंट, मैं सतीश पटेल फ्रॉम फर्स्ट प्राइज कोचिंग कोटा। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, और इलेक्ट्रोस्टैट पे मेरा हो चुका है, कूलाम्स लॉ पे हो चुका है, और जो ये अभी जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे बहुत सारी बेसिक चीजें हैं हमारी जुड़ी हुई हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बता दें कि है क्या। लेट अस सपोज मेरे पास एक क्यू चार्ज है और इसके आसपास का जो सराउंडिंग है, जो रीजन है, मैं यहां पे कोई टेस्ट में डीक्यू चार्ज मतलब मैंने ऐसे कंडीशन लगा दी। कैसी कंडीशन? लिमिटिंग कंडीशन। बोला क्या कि डीक्यू टेंडिंग टू 0 बहुत छोटा है। ये बहुत छोटा होना इसलिए जरूरी है कि जहां पर भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, मतलब जस्ट टेस्टिंग का पर्पज है किसका? सोर्स चार्ज का फील्ड। ठीक, जब इसका वैल्यू बहुत कम होगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रॉपर वे में डिटेक्शन दे पाएगा। और मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो श्योरिटी होती है परफेक्ट डिटेक्शन करने की चार्ज की और चार्ज फील्ड की। ठीक, तो जैसे भी लोकेशन पर मैं टेस्ट चार्ज की मदद से डिटेक्ट करूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ऐसा रीजन, ऐसा एरिया इन द सराउंडिंग ऑफ चार्ज वेयर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। जिस रीजन में जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो मैं बोल दूंगा कि उस रीजन में इस सोर्स चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं बात समझ में आई? अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशन की और एसआई यूनिट की। तो जैसे मैंने बोला कि इस रीजन में एक फोर्स है, कौन? टेस्ट चार्ज पर लग रहा है। किसकी वजह से? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पे इस रीजन में यदि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या कर रहा है? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका मतलब जो फोर्स होगा वो क्या होगा? dq इंटू ई। बात समझ में आती है? अपन ने बोल दिया कि फोर्स अपॉन dq इक्वल टू ई इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ अपॉन dq। और dq कैसा है? ये मेरा लिमिटिंग केस लग रहा है, बहुत टेंडिंग टू 0 है। नॉट एग्जैक्ट 0 बट अप्रोचिंग और टेंडिंग टू 0। बात समझ में आनी चाहिए। क्यों? अगर आपने एग्जैक्ट 0 कर दिया तो ये वैल्यू समथिंग नॉन 0 अपॉन 0 हो जाएगी, जो कि डिफाइंड ही नहीं होगी, नॉन डिफाइंड हो जाएगी। बात समझ में आती है यहां तक? तो मैंने बोला कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव चार्ज है, और चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिफाइन कर लिया। अब मुझे फोर्स निकालना आता है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी क्यू, और डी क्यू से डी क्यू कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो एक्सप्रेशन आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये एक एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन की खूबसूरती बहुत ज्यादा इसलिए है, इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है यदि मैं किसी दो चार्ज के बात करूं। ये मेरे दो चार्ज है और जाहिर सी बात है यदि ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगा वो इसकी सराउंडिंग, उसका रीजन होगा जिसमें इसकी प्रेजेंस को क्या कर रहे हैं? हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। किसकी मदद से? इस टेस्ट चार्ज की मदद से। ऐसा नहीं है मैं इस रीजन में जाकर खड़ा हो गया, मुझे लग रहा है फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। मुझे टेस्ट चार्ज को लेकर आना पड़ेगा इसको डिटेक्ट करने के लिए। किसको डिटेक्ट करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए। बात समझ में आती है? इसका मतलब अगर मैं इसको डिटेक्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको लेके आ रहा है। अगर आपने फ्री कर दिया, अगर फ्री कर दिया तो फोर्स की जो वैल्यू निकल के आती है, जो कि आप जानते हो, ये निकल के आती है। बात समझ में आती है? इसका मतलब जब फ्री होंगे तो इनके बीच की जो दूरी है आर, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेरी करेगी। ईच एंड एवरी इंस्टेंट दिस आर इज वेरिंग। बट मैं ऐसा बोल सकता हूं इस क्यू फीट चार्ज से आर दूरी इज फिक्स। मैं इस ये पूरी यूनिवर्स में कहीं भी चला जाए चार्ज, मैं कहीं भी चले जाऊं, मेरे से 2 मीटर की दूरी इज ऑलवेज फिक्स्ड। बात समझ में आती है यहां तक? यदि ये दूरी फिक्स है तो मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आने चाहिए। आने वाला टाइम में इसको मैं बहुत रेयरली यूज करूंगा, मैं यूज ही नहीं करूंगा। मेरा कोशिश रहेगा हमेशा
कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से मैं काम करूं। क्यों? ईच एंड एवरी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिडिक्ट करना और उसके लिए एक्सप्रेशन लिखना इज वेरी वेरी इजी। कि मुझे पता है कि सोर्स चार्ज से आर दूरी फिक्स है, चाहे वो स्पेस में कहीं भी चले जाए या किसी लोकेशन में फिक्स हो जाए। बात समझ में आती है यहां तक? यदि यहां तक फिक्स आती है तो इसको हम बहुत रेयरली यूज करने वाले हैं। बट कुछ लोगों के मन में सच चल रहा होगा कि सर आपने हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया? बेटा इसमें टाइम वेस्ट नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर की और इस पूरे ब्रांच ऑफ फिजिक्स की स्टार्टिंग और शुरुआत ही इसी से होती है। तो अगर मैं बोलूं कि हम अपने पूर्वज के बारे में भूल जाएं कि मेरे फादर कौन थे मैं भूल जाऊं, मैं एक अरबपति बन गया, दिस इज द बैड थिंग। सो हमें इसके बैकग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है और इसका भी यूज होगा, बट बहुत 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 रेयर होगा। मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में हम जो भी यूज करें इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। बात समझ में आती है यहां तक? अब मैं इसकी यूनिट की बात कर लेता हूं। यूनिट बहुत सिंपल है। जैसे मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, मैंने बोला एफ अपॉन डी क्यू, तो ये हो जाएगा मेरा न्यूटन पर कूलम। ये मेरा यूनिट बन गया। है बात नहीं? अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो। व्हाट इज द डायमेंशन? आप जानते हो जो ये क्या है, कूलम चार्ज, तो इसका जो डायमेंशन होता है एम्पियर पर सेकंड, और ये क्या हो जाएगा ए टी, और न्यूटन का क्या हो जाएगा आपको पता है ना, एम एल टी माइनस टू। तो यहां से आप आराम से डायमेंशन भी निकाल सकते हो। बात समझ में आती है? अब हम लोग इसके कुछ फील्ड लाइंस की बात कर देते हैं, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मैं ऐसा बोल सकता हूं, आप यहां के देख लो, कि जो मेरा पॉजिटिव चार्ज होगा वहां से मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन होगा, जहां मेरा नेगेटिव चार्ज होगा वहां पर मेरा फील्ड लाइंस क्या होंगी, टर्मिनेट होगी, उनकी मतलब एंडिंग होगी। यहां से एक कंक्लूजन निकल के आए बहुत शानदार वाला और बहुत खूबसूरत। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब इसका ओरिजिन और एंडिंग पॉइंट है। तो ये कैसा हो गया? ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस। दूसरा, अगर मैं जैसा मैंने रखा, अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, मैंने एक सिमेट्रिक वे में बात कर दी। मैंने क्या बोल दिया? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये कैसा है? कांस्टेंट। कैसा है? कांस्टेंट। ठीक, और डायरेक्शन भी कैसा है? फिक्स्ड, कांस्टेंट। डायरेक्शन आल्सो कांस्टेंट। कौन सा डायरेक्शन बोला? ये डायरेक्शन है। इनके बीच जो स्पेसिंग है वो कैसी है? फिक्स्ड है। नहीं बात समझ में आई? मैंने तीसरे नंबर की बात करने चालू कर दी। तीसरा नंबर क्या होगा? तीसरा नंबर कुछ ऐसा होगा, मैंने बोला दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इनकी जो स्पेसिंग है वो कैसी है? वेरी कर रही है। तो यहां पे क्या होगा? डायरेक्शन कैसा मेरा? कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, बट ई इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट बट नॉन जीरो। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो हम लोग फोर्थ ले सकते हैं। फोर्थ कैसे लेंगे हम लोग? हम ये बोल सकते हैं यहां पर मेरा क्या है, मैंने बोल दिया मेरा फील्ड, ये फील्ड लाइंस है, इनके बीच का स्पेसिंग ऑलवेज कैसा है? कांस्टेंट। तो मैं यहां ये बोल सकता हूं कि जो फील्ड है वो कैसा है? कांस्टेंट, बट डायरेक्शन कैसा है? नॉट कांस्टेंट। वेरी कर रहा है। मैंने बोल दिया इस टाइप का फील्ड, ये कैसा है? ना तो यहां पे ई कांस्टेंट है, नॉट कांस्टेंट, ना हमारा डायरेक्शन कांस्टेंट है। यहां पर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। बात समझ में आती है? अब यहां पे हम लोग कुछ और अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। और अरेंजमेंट कैसे होते हैं हमारे, हम ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे मेरा नेगेटिव चार्ज है। हो सकता है ये कोई Q1 हो, ये कोई Q2 हो। तो यहां से क्या होंगी? फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होंगी। तो
ऐसा आपको बन जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। इस पॉजिटिव चार्ज से बहुत सारी फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इमिट हो रही है। कितनी फील्ड लाइंस निकल रही यहां से, Q अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स। यहां से भी कितनी निकल रही है, यहां पे कितनी टर्मिनेट हो रही है, Q अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स। बट दिस Q1 नॉट इक्वल टू Q2 इन मैग्नीट्यूड वाइज, बात याद रहे। और यहां पर नेगेटिव क्यू का मतलब यह नहीं होता है कि यह नेगेटिव है, इसका नेचर नेगेटिव है, इसका बिहेवियर डिफरेंट है। किससे, इस वाले चार्ज से। ये डिफरेंट कैटेगरी है, डिफरेंट कैटेगरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स अपने को डील करनी है। तो मैंने बोला दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव। बात समझ में आती है। ठीक, कितनी फील्ड लाइन है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप याद रहे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी, है बात नहीं। अगर किसी से फील्ड लाइंस किसी डायग्राम में इक्वल दिखा रखी हैं तो आप मान लेना कि इनका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। यदि डिफरेंट दिखा रखी हैं इनका मतलब क्या है कि इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। रेशियो कैसे निकालेंगे, एक ऐसी वर्मा पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उनकी फील्ड लाइंस को हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। और मैं ऐसा बोल सकता है Q इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ कोई N1 और Q2 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ कोई N2 और Q1 अपॉन Q2 और N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। और लैम्डा क्या कांस्टेंट तो मैंने लगा रखा है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसको हटाने के लिए। तो क्या Q1 अपॉन Q2 इक्वल M1 अपॉन N2, दैट रेशियो मिल जाएगा। बात समझ में आती है यहां तक, कोई दिक्कत। तीसरा हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यहीं पे एक ले लेता हूं। ऐसी भी एक प्रॉपर्टी बन जाती है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक, इंटरसेक्ट ना करने का क्या लॉजिक है, इंटरसेक्ट करने का लॉजिक ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने मान लिया कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड था मेरा और ऐसे इंटरसेक्ट कर लिया, मान लिया इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करे, मैंने बोला अकॉर्डिंग टू दिस फील्ड लाइन दिस इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डायरेक्शन यहां होना चाहिए E। बट इस कर्व के हिसाब से, इस फील्ड लाइन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए ये। तो सिंगल पॉइंट पे क्या है, दो डायरेक्शन मिलना है। और ऐसा इस यूनिवर्स में पॉसिबल होता ही नहीं है कि एक सिंगल पॉइंट पे एक वेक्टर क्वांटिटी के दो डायरेक्शन हो। तो यहां से मैं कॉन्ट्राडिक्टली बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अगर मैं और अरेंजमेंट की बात करूं तो कुछ अरेंजमेंट ऐसे भी होते हैं, जैसे सपोज मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ठीक, ये क्यों Q1 है, ये कोई Q2 है। इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, मतलब ये क्या होगा, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। आप भी जानते हैं नेचर का रूल होता है, जब भी इस दुनिया में सेम कैटेगरी की चीजें आती हैं, पता है ना, आप लोग जानते हैं ना चीज, जब भी इस दुनिया में सेम कैटेगरी की चीजें आती हैं तो एक दूसरे दूर भागती है, रिपेल करती हैं। ठीक, और जब इनका अपोजिट नेचर होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप अपनी एवरीडे लाइफ में भी ये चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे, हाँ सर सही बात है। ठीक, तो मुस्कुराएं नहीं, पढ़ने पर ध्यान लगाएं। जब अपोजिट, जब सेम नेचर होगा तो रिपेल करेंगे, तो जो फील्ड लाइंस रहेंगी इस टाइप का अरेंजमेंट आएगा। और कभी भी एक चीज और बता रहा हूं, आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक में नहीं मिलेगा, ये बहुत लेवल की बातें होती हैं। जितनी फील्ड लाइंस इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो कभी भी शार्प एज नहीं बनाती। और कुछ लोग मन में आ रहा हो सर मुझे कैसे पता, आपको कैसे मालूम पड़ गया। बेटा अगर शार्प एज बनेगा तो उसमें कभी भी टेंजेंट नहीं डाल सकते, और टेंजेंट नहीं डाल सकते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका डायरेक्शन ही नहीं बता सकते हैं। है या बात नहीं, डायरेक्शन उसका क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा इसका अरेंजमेंट।
ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? नेक्स्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब सेम टाइप के चार्ज होंगे, जब सेम टाइप के चार्ज होंगे, ठीक, ये ना तो आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, ना तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे, इंटरसेक्ट तो ये भी आपस में नहीं करेंगे। क्यों? मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या दुनिया में किसी भी फील्ड की बात करें, ये स्पेस की प्रॉपर्टी होती है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अगर मैं फील्ड की बात करूं, फील्ड इज ए स्पेस प्रॉपर्टी, नॉट ए लोकलाइज्ड और एक किसी पर्टिकुलर चीज फिजिकल क्वांटिटी की कोई प्रॉपर्टी है, ये स्पेस की प्रॉपर्टी है। स्पेस टाइम कर्व में ये अपने आप को अरेंजमेंट करती है, अपने आप को अरेंज करती है, इस तरीके से अरेंज करती है कि कहीं पे भी उनके बीच में कोई डिफरेंट डायरेक्शन पॉसिबल ना हो। एक पॉइंट पे, एक लोकेशन पे एक ही डायरेक्शन होगा। नहीं बात समझ में आई? ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं, इस अरेंजमेंट की बात कर लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। इस अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में अगर मैं यहां एक पॉइंट लेता हूं, यहां इसका भी फील्ड है, इसका भी फील्ड है, हो सकता है इनके दोनों को लाइन जॉइनिंग करने वाला एक ऐसा पॉइंट बीच में आ जाए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब इन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है। जितने इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबका रोल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। बट आई एम टॉकिंग अबाउट Q1 और Q2, जो यहां पर जो नेट डोमिनेटिंग फैक्टर है वो Q1 और Q2 का है। बात याद रहे, इस पूरे यूनिवर्स में जितने चार्ज एग्जिस्ट करते होंगे, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबकी वजह से। बट जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो यहां पर जो नेट डोमिनेटिंग जो फैक्टर आ रहा है वो इन दोनों की वजह से आ रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक फैमिली में सपोज 5 मेंबर है और 9 फोकट का खाते कमाते और घूमते रहते हैं, और एक बहुत पैसा कमाता है। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि पूरी फैमिली की जो बर्थ है, वो जो डोमिनेट करता, 10th पर्सन है ना, वो डोमिनेट करता है, बाकी 9 तो सब खाते पीते एंजॉय करते हैं। बात समझ में आती है ना? बट जब हम लोग उस पूरी फैमिली की बात करेंगे तो उनका नेट वर्थ होगा सपोज 10,000 करोड़, 10,000 CR। ठीक, और ये 9 फोकट का बस खाते हैं, खर्च करते हैं, है कि नहीं? तो जो नेट वैल्यू है किसकी, इसकी वजह से। अब अपन ऐसा नहीं बोल सकते ये कमाता है, इनकी फैमिली है एक, तो वैसे हम लोग स्पेस की बात करते हैं। नहीं बात समझ में आई? अगर मैंने इनके सेपरेशन की बात की और सेपरेशन के कंपेयर में जो इनके बीच का सेपरेशन है, मैं इतनी दूरी पे बात करूं जो इसके सेपरेशन बहुत 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 ज्यादा है। लेट अस सपोज मान लेता हूं, कुछ लोगों मन में ये डाउट नहीं तो फिर बाद में जाके परेशान करेगा। लेट दिस इज दूरी D। अभी मैं यहां D के कंपेरेबल बात कर रहा हूं, बट मैं बात करूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं E एट ए डिस्टेंस R। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ठीक, और जो आर है बहुत 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 बड़ा ए से, सॉरी डी से। जब मैं वहां पर कंसीडर करूंगा तो दिस इज नॉट ए दिस अरेंजमेंट, दिस बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। कितना चार्ज? अब मैं इसको कंसीडर करूंगा उस केस में पॉइंट चार्ज। व्हाट इज द पॉइंट चार्ज? जो क्यू नेट होगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2, खत्म कहानी। दिस बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। क्यों? ये जो अरेंजमेंट में दिखा रहा हूं, इसकी डायमेंशन कंपेरेबल रीजन में दिखा रहा हूं। जैसे आप इसे दूर होते चले जाओगे तो ये अपने फील्ड की शेप भी बदलता चला जाएगा, ये अपने फील्ड का शेप भी बदलता चला जाएगा। जब मैं, आप सोचो, जब मैं इस केस में बोल रहा हूं दिस बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज, इसका मतलब क्या होगा? पॉइंट चार्ज से मैं कैसे निकालता हूं फील्ड लाइंस? ऐसे निकालता हूं ना। इसका मतलब क्या होगा? जब इस ऐसा केस होगा, जब इतनी दूरी से मैं देख रहा हूंगा तो मुझे फील्ड लाइन के लगभग कैसी मिलेंगी? ऐसे मिल जाएंगे। नहीं बात समझ में आई? तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो हम लोग ब्रीफ में ऐसा बोल सकते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। जो हमारी जो फील्ड लाइंस होती हैं, जो हमारी फील्ड लाइंस होती हैं, वो पॉजिटिव चार्ज से तो ओरिजिनेट होती हैं। ठीक, ओरिजिनेट। और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है? एंड होती हैं। दूसरा, जब भी आपका कोई मेटल सरफेस होता है, क्या होता है? मेटल सरफेस होता है, चाहे ऐसी हो, ये मेटल सरफेस है और सपोज ये मेरा कोई क्यू चार्ज है, तो जब भी इसमें एंड होंगी
ये हमेशा नॉर्मली एंड होंगी। ये आप क्या है, मेटल प्लेट, मेटल सरफेस, ठीक। बात समझ में आती है यहां तक? पहली बात, चाहे कैसा भी हो, यहां पर कुछ भी चार रख दो तो हमेशा जो होंगी ना नॉर्मली होंगी इसमें टर्मिनेट। अब कुछ लोगों को समझ में आ रहा है सर डाउट, मैंने बोला बोल, आपको कैसे पता? बेटा मुझे इसलिए ऐसा पता है, अगर ये किसी एंगल पे आई, अगर किसी एंगल पे ऐसा आएगी तो यहां पे जो हमारा इनसाइड, पहले तीसरा पॉइंट और बता देता हूं। इनसाइड द कंडक्टर जो हमारा फील्ड होगा वो 0 होगा। अब लोगों को पता सर ये भी कैसे पता? मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो कुछ आपने ऐसा पढ़ा होगा और ऐसा बताया गया होगा, I स्क्वायर RT इक्वल टू डेल्टा H। यदि इसमें फील्ड नॉन जीरो हुआ तो आपका चार्ज फ्लो करेगा। बेटा जब यहां पे जब फील्ड नॉन जीरो होगा तो फोर्स आएगा किस पे? इलेक्ट्रॉन्स पे। जो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स आएगा तो क्या करेंगे? मूव करना स्टार्ट करेंगे। जब मूव करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? करंट आ जाएगा। करंट क्या आ जाएगा? डी आई आ जाएगा। और इसका कुछ, इस मेटल सरफेस कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, तो यहां से क्या हो जाएगा? डी आई स्क्वायर डी आर टी। यह क्या हो जाएगा? अगर इस पर एक बार आपने चार्ज दे दिया और कंटिन्यूस वे में ऐसा काम होता रहा तो एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि एक छोटा सा चार्ज देने के बाद इनफाइनाइट टाइम तक ये होता रहेगा और एनर्जी का लॉस भी होता रहेगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक, तो ये चाहे तो आप चार्ज इलेक्ट्रिक कुछ भी डाल दो, इनसाइड द मेटल सरफेस चार्ज का रीअरेंजमेंट होगा, इतना फास्ट होगा, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में रीअरेंज हो जाएगा। और ऐसा हो जाएगा कि जो नेट फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। किस किस की वजह से? जो बाहर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है या जो बाहर फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस इसमें चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फील्ड एग्जिस्ट किया है, उन दोनों की वजह से नेट क्या हो जाएगा? 0 इनसाइड द कंडक्टर। नहीं बात समझ में आई? बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? ठीक। और इसके बारे में हम लोग बात करें तो परपेंडिकुलर इसलिए होगा, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा तो फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा और डायरेक्शन के कंपोनेंट होंगे। जैसे सपोज मैंने बोला कि ऐसे आ रहा है फील्ड, ऐसे, दो कंपोनेंट होंगे, एक इनसाइड और आउटसाइड, है बात नहीं? ये वाला तो 0 हो जाएगा और ये वाला नेट फील्ड दे देगा, नेट कुछ, ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा? नेट कुछ ना कुछ डायरेक्शन दे देगा। तो इसलिए क्या होगा? इसको परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट होना पड़ेगा। बात समझ में आती है? तो ये लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक बेसिक थ्योरी होता है वो लगभग कवर हो जाता है। और अब मैं एक दो फील्ड ले लेता हूं, एक दो क्वेश्चंस ले लेता हूं। ये भी बता दूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 हो जाता है। तो और याद रहे, जो भी पूरी थ्योरी है, पूरा भी जो भी सिस्टम में पढ़ाने वाला हूं यहां से, वो जो पढ़ाया अभी तक, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्ज के लिए काम करें, नॉट फॉर चार्ज बॉडी। चलो एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर लेता हूं और कुछ चीजें यहां तक डिस्कस हो जाएंगी, तो यहां तक नोट डाउन कर लो। तो मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में उठा लेता हूं एक चीज जो कि पहले नहीं बताया था मैं, क्योंकि काफी चीजों की कमी थी। मैं बोल लेता हूं पहला केस, केस 1, ये मेरे चार्ज बॉडी। अब मैं चार्ज बॉडी के बारे में बात कर रहा हूं, इसका डायमेंशन कैसा है? कंपेरेबल है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये मेरा एक बॉडी बी है, ये न्यूट्रल है। केस 1। केस 2, सेम बॉडी, सेम चार्ज, और ये न्यूट्रल, Q इक्वल टू 0, Q1। इस पर Q1 नॉन जीरो, और जैसा चार्ज इस पे है वैसा ही चार्ज इस पे है, पॉजिटिव पॉजिटिव मान लेते, बट दिस Q1 और Q2 डिफरेंट। थर्ड केस इज द Q प्लस Q, और ये मेरा ऐसे Q, ये हो जाएगा मेरा माइनस Q1। ठीक। तो
अब मैं बोलना चाह रहा हूं, पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, इन दोनों बॉडी के इस केस में क्या होगा? तो आपको पता है ये अपोजिट नेचर है, तो एक दूसरे क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो आप सिमिलर वे में बता दो सर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लोग मुस्कुरा गए सर, शानदार। फिर मैंने इस क्वेश्चन को बोल दिया ठीक है वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं सेकंड फर्स्ट पे आया, बोला इनके बीच में क्या होगा? सर नो इफेक्ट। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट इसलिए करेंगे, इसकी वजह से इस पर इंड्यूस इफेक्ट आएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पे कुछ नेगेटिव और यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, जितना मैग्नीट्यूड ये है एग्जैक्टली सिमिलर मैग्नीट्यूड ये है, क्योंकि ये बॉडी न्यूट्रल थी। अगर मैं फोर्स की बात करूं, F इक्वल टू हो जाएगा K, दिस इज द Q, और कोई इंड्यूस आ गया है कोई Q1 अपॉन R स्क्वायर। तो इसके सेंटर से ये दूरी क्या होगी? कोई R1 होगी, और ये दूरी क्या होगी? कोई R2 होगी। R2 ग्रेटर देन R1, इसका मतलब हो जाएगा R1 F1, और ये हो जाएगा F2 इक्वल टू हो जाएगा KQ1 अपॉन R2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? F1 ग्रेटर देन F2, तो नेट फोर्स क्या लगेगा? अट्रैक्टिव। बात समझ में आती है? अब हम लोग यहां बात कर लेते हैं। यहां बात करने का मतलब यह है, यह भी पॉजिटिव है, ये भी नॉट। इसकी वजह से इस पर अगर ये सोर्स चार्ज है तो फिर से डी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैं मान लेता हूं कि इस पर कुछ इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, और मैंने बोल दिया से -Q1 -Q। इधर जो चार्ज इस बॉडी पर होगा ये +Q और Q1 होगा। मैंने इसकी बात की, दिस इज द R1, और मैंने इसकी बात की, ये R2 हो गया। R2 ग्रेटर देन R1। हो सकता है कि इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डोमिनेट कर जाए, इस केस में R डोमिनेट कर जाए। ऐसा हो जाए, ऐसा एक्सप्रेशन बन के आ जाए कि जो F1 है, F1 इक्वल टू Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, और F2 में ऐसा हो जाए कि Q1 ये माइनस है अपॉन R2 स्क्वायर, विद साइन रख लेता हूं। हो सकता है इसमें चार्ज फैक्टर मैटर करे, इसमें सॉरी यहां पे होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि मैं ये पूरे चार्ज की बात कर रहा हूं। हो सकता है आपका यहां तो ये चार्ज फैक्टर डोमिनेट कर जाए, यहां पर डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेट कर जाए। ऐसा केस बन सकता है कि F1 इक्वल टू F2। बात ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूं, ये R2 ग्रेटर देन R1 डिस्टेंस फैक्टर मैटर हो गया, बट मैं क्या बोल रहा हूं कि Q1 स्मॉल प्लस Q1 ये ग्रेटर है किससे? इस चार्ज से। ये तो कांस्टेंट है टर्म तो दोनों में। अगर ये फैक्टर डोमिनेट कर गया इससे तो ये क्या हो जाएगा? रिपल्सिव। अगर ये फैक्टर डोमिनेट कर गया इससे तो ये क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव। अगर ये डोमिनेट किया और ये भी डोमिनेट किया, दोनों को बराबर आ गया। ऐसा हो सकता है ना ये चीज और ये चीज बराबर आ जाए मैग्नीट्यूड वाइज, तो इस केस में क्या होगा? नो इफेक्ट। तो केवल ऐसे सुन के बोल देना कि जब सिमिलर टाइप की बॉडी रिपेल होगा, दिस इज द रॉन्ग थिंग। आपको सोचना है कोई भी पॉसिबिलिटी यहां से बन सकती है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और छोटे छोटे लेवल की प्रॉब्लम डील कर सकते हैं। और आई होप सो, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हैं, चाहे किसी भी क्लास से, चाहे 10th क्लास से, चाहे 9th क्लास से, चाहे 11th से या 12th से। ये बिल्कुल एक फंडामेंटल था, बेसिक था, जो आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। अब हम लोग यहां से आगे बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे गॉस लॉ पे। तो इसके साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू।